नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं काफी लचर नजर आ रही हैं। वेंटिलेटर, बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को परिजन इधर से उधर हॉस्पिटलों में लेकर भटक रहे हैं। आलम यह है कि संक्रमित मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जहां एक और कोरोना के लाखों मरीज दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, उसी में सरकार की व्यवस्थाएं सागर में गागर की तरह काम कर रही हैं। अस्पतालों में बेडों की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है और ऑक्सीजन की भी काफ़ी किल्लत हो रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ एम्बुलेंस भी आई हुई है। मरीजों को कम से कभी कितने घंटों से लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अंदर सुनवाई नहीं हो रही है, एडमिट भी नहीं करा जा रहा है। काफ़ी लोग परेशान हैं। तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं लोगों से कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए इन लोगों को, और देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की। कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए? एक घंटा से ज़्यादा हो गया। तो क्या चल रहा है, क्यों इतनी देर लग गई? ले रहे नहीं, कह रहे किसी से लेके आओ, यहाँ बेड नहीं खाली है या वो नहीं है और ऑक्सीजन बेड नहीं है, तो इसलिए नहीं करते। फिर अब कर लिया है अंदर? कर लिया, थोड़ी सी पास वगैरह करी, इसलिए कार्य बड़ी मुश्किल। क्या स्थिति है? वो उनकी 32वें साल वो आ गई थी, सांस नहीं ली जा रही थी उनसे। तो उसके बाद में फिर काफ़ी देर कई हॉस्पिटल लेके गए, सब मना कर देते। सरकारी हॉस्पिटल का लेके गए, उन्होंने उधर और लेके दिए, दूसरे हॉस्पिटल के लिए 4 हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो लौट के इधर आए, जब जाए कि काफ़ी देर का ये करे जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरीज खत्म हो जाएगा। नाम क्या कोविड, उसका इलाज कराओगे तो इलाज सही नहीं होगा मरीज, लेकिन इसीलिए मारे जाने के उसने मर गए, हो गया। तो हाँ, तो क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोविड के मरीज के लिए जिसको ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन मिल जाएगी, तुरंत मरीज को इलाज, ऑक्सीजन के साथ साथ इलाज की आवश्यकता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिला माना जाएगा ऑक्सीजन नहीं मिलने पर। तो यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और पहले हमारे मरीज के बारे में ये हुआ, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमें KM मेडिकल कॉलेज भेजा गया। KM मेडिकल कॉलेज में हम जैसे मरीज को लेके गए तो पर्चा हमारा ऐसे पकड़ा दिया, पर्चा हाथ में नहीं लिया, ऐसे दिखाओ, ऊपर से दिखाओ, बाहर से दिखाओ। हमने पर्चा दिखाया, उन्होंने तब जाके वो पर्चा पढ़ा। उसके बाद बोल दिया यहाँ हमारे पास में बेड नहीं है कोई ऑक्सीजन के लिए, आप लेके जाइए, जबकि वहाँ बेड अवेलेबल हैं। जानबूझ के उन्होंने एडमिट नहीं किया। फिर उन्होंने कह दिया सिटी हॉस्पिटल ले जाइए। फिर मैं सिटी हॉस्पिटल लेके गया मरीज को, सिटी हॉस्पिटल वालों ने कह दिया हमारे यहाँ भी बेड खाली नहीं है। फिर मैंने CO साहब से जाके सिखा। कहाँ से आए हो आप? राया से, सविता नाम से मरीज है हमारा। फिर मैं CO साहब से मिला, CO साहब ने फ़ोन करके कहा कि आप सोसैया हॉस्पिटल जाइए, वहाँ हमारी बात करा देना, आपका मरीज एडमिट नहीं होता है। तो फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने कहा कि CO साहब से आप बात कर लीजिए और हमारा मरीज परेशानी में ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से, नहीं हम CO साहब से बात नहीं करते। यहाँ आए हुए कितनी देर हो गई आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा इतना देर क्यों हुई? मतलब एडमिट नहीं लिया उन्होंने तुरंत? बड़ी मुश्किल से फाइल तैयार हुई। फाइल तैयार होने के बाद में फिर जो है ऑक्सीजन मिलने में, मरीज को पहुंचाने में 3 मंजिल पर, तीसरी मंजिल वाले कह रहे थे नीचे वाली में ले जाओ, नीचे वाले कह रहे ऊपर ले जाओ। इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी अब उसको मिला, अब 1 घंटे बाद में इलाज मिला। कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? करीब 2 घंटे से हो गए यहाँ खड़े खड़े, वहाँ से लौटा दिए, इधर आ गए। अब यहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं है। क्या लग रहा है इसमें, देखो जे भी खत्म हो चुका है, और कहाँ से ला में बताओ, काई नहीं करते हैं डॉक्टर। बात करी मेरे भाई ने, अभी चले ही ना गए, सिलेंडर लाओ, जब कहीं बात होगी नहीं, अभी कुछ नहीं है। बताओ हम कहाँ से व्यवस्था करें? सुबह के ढोल लें आज हम, जब कोई भर्ती नहीं देगा तो भैया पता है तो आदमी कोई कुछ भी नहीं है सुनवाई यहाँ। सबकी इमरजेंसी समझी जाए, जो थोड़ी नहीं है कि जब डॉक्टर, अरे क्या स्थिति है इस समय? क्या स्थिति है? हाँ फिर देखो क्या स्थिति है। मथुरा में कोरोना संक्रमित मृतक युवक के शरीर से अंग चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने यह संगीन आरोप मथुरा के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों पर लगाया है। क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखें। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के बीच एक हैरान कर देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। खबर मथुरा जनपद से है, जहां कोरोना संक्रमित युवक के परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। परिवार के मुताबिक उनके परिवार का सदस्य खेमचंद्र नाम का युवक कोरोना संक्रमित था, जिसे उपचार के लिए अकबरपुर के समीप नेशनल हाईवे 19 स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां उपचार के दौरान खेमचंद ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि खेमचंद की मौत के बाद जब उसका शव परिजनों को सौंपा गया तो परिजनों ने मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में शव को खुलवाया तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। आरोप के मुताबिक परिजनों ने पाया कि खेमचंद के शरीर पर कई जगह खून के निशान हैं, जो कि शव के साथ छेड़खानी का इशारा कर रही हैं। जिस वक्त मेडिकल स्टाफ ने खेमचंद के शव को खोला, उसके बाद अस्पताल का स्टाफ रफू चक्कर हो गया। परिजनों का आरोप है कि मृतक खेमचंद के शरीर से अंग चोरी किए गए हैं। मृतक के भाई मुकुंद ने बताया कि जब शुरुआत में अपने भाई को उन्होंने केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, तब उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं था। बता दें कि खेमचंद के शव का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अंग चोरी के सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मथुरा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की है, जिस पर सीएमओ रचना गुप्ता ने जांच कराकर पीड़ित पक्ष को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भैया भैया बॉडी खोलो खोलो, चेस्ट भी खोलो, चेस्ट खोलो, चेस्ट खोलो, इनका चेस्ट खोलो, चेस्ट खोलो इनका। बॉडी के अंदर बिल्कुल ब्लड नहीं था, हमें पूरी बॉडी देखनी है, खुलवाए ना, हमें खोल के दिखाओ जाए। चलो माथे पे टेप लगाया, इन लोगों ने कुछ किया है। हाँ टेप लग रहा है, इन्होंने कुछ किया है, पलटी है। बेटा घबरा मत, खोलो इसको, खोलो, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम, खोलो, खोलो, फोन लगा पुलिस के लिए। खोलो, खोलो इसको। हमारी बॉडी में बिल्कुल ब्लड नहीं था। बेटा दूर हो ना। मथुरा जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कौन कब्जा जमाएगा, इसे लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दावा करते हुए कहा कि उनके पास कई सदस्यों का बहुमत है, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का ही होगा। मथुरा जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कौन कब्जा जमाएगा, इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दावा करते हुए बताया है कि उनकी पार्टी समर्थित 9 लोग जीत कर आए हैं और 3 निर्दलीय हैं जो भाजपा से ही जुड़े हैं। इसलिए उनके पास 12 सदस्यों का बहुमत है और बाकी 5 अन्य सदस्य मथुरा जनपद के विकास कार्यों को देखते हुए उनकी पार्टी को सहर्ष समर्थन देंगे। इसलिए उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का ही होगा। कौन होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया कि यह पार्टी नेतृत्व तय करेगा। भाजपा के सभी कार्यकर्ता एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी नेतृत्व के आदेश का पालन करेंगे और जिसको पार्टी नामित करेगी सभी उसको जिला अध्यक्ष पद तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमें जो भी निर्देश पार्टी का मिलेगा ऊपर से उसका अक्षर से पालन करेंगे। जहाँ तक सवाल प्रत्याशी जीतने का है, हमारी अधिकृत जो प्रत्याशी समर्थित किए गए वो भी हमारे 9 जीते हैं और 3 जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं वो तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से टिकटार्थी थे। उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, इसलिए वो बेसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो इन्हें मिला ले तो 12, इनको यदि हम मिलाते हैं तो हमारे 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य हमारे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं वो पिछले 5 साल के कार्यकाल से प्रभावित हैं। वो ये जानते हैं अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब जिला पंचायत की कमान आती है तब विकास कार्य बड़े तेजी से होते हैं, निष्पक्ष रूप से होते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। जो भी पार्टी के निर्देश होंगे हम उस पर उसी तरह से उस पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपनी विधायक निधि द्वारा 1 करोड़ रुपए से मथुरा के कोसी कला में ऑक्सीजन प्लांट बनवाने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखा है।
कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए छाता विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए से कोसीकला में ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कोसीकला क्षेत्र में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते उन्होंने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए देने के लिए मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोसीकला क्षेत्र में कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि उस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगे भी वह मदद करने को पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कि हम अपनी विधायक निधि से इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए, कोरोना महामारी में इलाज के लिए अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक का हम योगदान दे सकते हैं। तो मैंने ये निर्णय किया है कि छाता क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए कोसीकला जो हमारा सरकारी अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उस कोसीकला के अस्पताल को मैंने 1 करोड़ रुपया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए दिया है अपनी विधायक निधि से। मैंने ये भी चिकित्सकों से कह दिया है कि इसके अलावा प्लांट स्थापित करने में जो भी धन होगा वो भी हम समाज सेवियों के द्वारा एकत्रित करके देंगे। अतिशीघ्र ऑक्सीजन प्लांट कोसीकला में सरकारी अस्पताल में स्थापित होना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके और सेवा हो सके। एक ऑक्सीजन प्लांट एक क्षेत्र की सेवा आराम से कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है, क्योंकि विधायक निधि जनता की सेवा के लिए होती है, विकास कार्यों के लिए होती है, और आज के समय में इससे आवश्यक और कोई कार्य नहीं है कि जनता को हम किस तरह से कोविड से बचा सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता के आधार पर देश को, प्रदेश को कोविड से बचाने के लिए जो सराहनीय प्रयास किए हैं, उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत मैंने भी ये एक कदम छाता क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए उठाया है। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए मथुरा में सीओ सिटी वरुण कुमार नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। वहीं लोगों से घरों में रहने के लिए भी अपील की। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए साप्ताहिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे मथुरा के सीओ सिटी वरुण कुमार नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सबक सिखाते नजर आए। बता दें कि शहर में 5 दिवसीय लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान लोगों से आवश्यक कार्य करने के लिए परमिशन दी गई है और कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ उनको घरों में रहने के लिए अपील की जा रही है। वहीं इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन नियमों की धज्जियां उड़ाकर पुलिस को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, शासन द्वारा जारी निर्देश के क्रम में 2 दिनों का आंशिक कर्फ्यू की घोषणा की गई है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्त आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। उसी क्रम में सर्किल नगर के तीनों थानों में, कोतवाली सिटी में, गोविंद नगर सदर बाजार में विभिन्न स्थानों पर बैरियर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पुलिसकर्मियों की 12-12 घंटे की शिफ्ट में 2 ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्तियों को रोक करके उनसे उनकी आवश्यकता की जानकारी की जा रही है और यथासंभव जो बिना मास्क वाले हैं उनका मास्क का चालान किया जा रहा है। अनावश्यक घूमने वाले हैं तो उनकी गाड़ियों पे एमवी एक्ट के अंतर्गत चालान या सीज की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, लगातार हम लोगों द्वारा जागरूक किया जा रहा है लोगों को। उसके बावजूद भी यदि लोग नहीं मान रहे हैं तो उनका चालान की प्रक्रिया भी की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी लिखे जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल और जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। और महंगाई तो चली रही है, महंगाई तो परेशान है ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। सब्जी बेच के बच्चा ने पाल रहे हैं। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है।
जनपद कासगंज के विकासखंड गंजडुंडवारा में 3 वोट की हार जीत को लेकर 2 प्रधान प्रत्याशियों की मतगणना पुनः कराई गई, लेकिन हार जीत का फैसला फिर भी नहीं हुआ, जिसके बाद पटियाली उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में दोनों प्रत्याशियों के नाम की पर्ची डाली गई। जनपद कासगंज के विकासखंड गंजडुंडवारा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान 3 वोट की हार जीत को लेकर ग्राम पंचायत सुन्नगढ़ी के 2 प्रधान प्रत्याशियों की पुनः मतगणना कराई गई। पहली बार हुई मतगणना में प्रत्याशी संध्या को 493 वोट मिले, वहीं राम सनेही को 490 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद राम सनेही की मांग पर पुनः मतगणना हुई। दोबारा हुई वोटों की गिनती में 3 वोट संध्या के कैंसिल हुए। संध्या के 3 वोट कैंसिल होने पर दोनों प्रत्याशी बराबरी पर आ गए। हार जीत का फैसला फिर भी न हुआ, जिसके बाद पटियाली उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की मौजूदगी में प्रत्याशियों की हार जीत के लिए दोनों के नामों की पर्ची एक खाली बॉक्स में डाली गई और तीसरे व्यक्ति से लकी ड्रॉ खुलवाया गया, जिसमें फिर से संध्या ही विजयी घोषित हुई। करने के बाद व्यवस्था ये है कि उन दोनों ही प्रतिनिधियों के सामने या उनके एजेंटों के सामने थर्ड पर्सन के माध्यम से दोनों की पर्ची डाली जाती है और पर्ची जिसकी एक निकलेगी, जिसकी भी उसका एक अतिरिक्त मत मान के उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो इसमें संध्या का वोट निकला उसमें और उसको घोषित किया गया विजयी। पंचायत चुनाव की मतगणना कासगंज के पटियाली ब्लॉक में मंगलवार की शाम को संपन्न हुई। इसी के साथ विजयी प्रत्याशी प्रमाण पत्र लेकर समर्थकों के साथ अपने गांव को रवाना हो गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को प्रारंभ हुई, वहीं 3 मई की देर शाम पटियाली ब्लॉक की मतगणना संपन्न हो सकी। मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई, वहीं कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया गया। मतगणना शुरू होते ही प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतगणना स्थल के इर्द गिर्द डेरा डाल दिया। वहीं विजयी प्रत्याशी प्रमाण पत्र लेकर अपने लश्कर के साथ अपने गांव को रवाना हो लिए। समर्थकों ने विजेताओं का फूल माला पहनाकर हर्ष जाहिर किया। वहीं कासगंज वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य पद से विजयी घोषित हुए अभय प्रताप सिंह ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए हर हाल में जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज दूसरे दिन में कड़ी सुरक्षा के बीच जारी रही, जहां देर शाम परिणाम घोषित हो सके हैं। यहां जिला पंचायत जो सदस्य हैं वार्ड नंबर 1 और 2 और 3 के परिणाम देर शाम घोषित हुए हैं। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जो विजय घोषित हुए हैं अभय प्रताप। आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या जनता के लिए कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से चुनाव जीतने की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अभय जी, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आप चुनाव जीते हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं आपके चैनल को, जो आपने चैनल के माध्यम से मुझे जनता के बीच में बोलने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी जीत है वो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 पर हमारे वार्ड नंबर 1 की जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। हमारी पटियाली विधानसभा के एक छोटे से गरीब कार्यकर्ता की जीत है और हमारी जीत में हमारे सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। उनके प्यार मोहब्बत से हम चुनाव जीते हैं और जनता में जो भी हमारे काम करने का कोशिश होगी, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे हमारे कोई भी छोटा से छोटा काम हो, उसको हम पूरे अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 में कराने का प्रयास करेंगे, जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। जैसा कि समाजवादी पार्टी से आप एक बड़े कार्यकर्ता हो और काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी में आप कुर्बानी दे रहे हो, क्या आपको समाजवादी पार्टी का कोई लाभ आपको मिला है पार्टी द्वारा? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने 2005 से कार्य किया है और वर्तमान में मैं प्रदेश सचिव विभजन सभा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से हूं। जल्द ही चुनाव से पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बनाया था और माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा मुझे जो सम्मान दिया गया है मैं उस सम्मान का ऋणी हूं, हमेशा रहूंगा। आपको मालूम हो कि समाजवादी पार्टी जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 जनपद कासगंज पर यह सीट रिक्त रखी गई थी, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर रिक्त रखी गई थी। जैसा कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक बड़े जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थे उनके सामने आपको चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, आपको कैसे किस तरीके से आपने डील किया उसे? हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष हैं माननीय सांसद पूर्व कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी, उनका सगा भांजा मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था। पिछली बार भी मेरे सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ हमारी ही कमी मानो, लेकिन जनता का पूरा विश्वास और समर्थन मेरे ऊपर था। चुनाव हम हारे नहीं थे, लेकिन हम चुनाव जरूर हारे थे, लेकिन जनता के दिल में हम चुनाव जीते थे। उसका परिणाम आज आपको 2021 में देखने को मिला है। हमारी जनता की जीत है जो हमने चुनाव जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 पर जीत।
कासगंज जनपद में पंचायत चुनाव की मतगणना के तीसरे दिन सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के प्रमाण पत्र नोकझोंक के बीच मिले। इस दौरान विजयश्री हासिल करने वाले जिला पंचायत सदस्यों ने समर्थकों सहित खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों में विजयश्री हासिल करने वालों में वार्ड नंबर 1 से अभय यादव, वार्ड नंबर 2 तनु यादव, वार्ड नंबर 3 से शिवानी शर्मा, वार्ड नंबर 4 से सितारा कश्यप, वार्ड नंबर 5 से आराम सिंह, वार्ड नंबर 6 से सोनू, वार्ड नंबर 7 से मुशीलन, वार्ड नंबर 8 से पूनम शाक्य, वार्ड नंबर 9 से उषा देवी, वार्ड नंबर 10 से शाहरुख राज, वार्ड नंबर 11 से कमल सिंह, वार्ड नंबर 12 से रत्नेश, वार्ड नंबर 13 से अवनीश कुमार, वार्ड नंबर 14 से हरिओम वर्मा, वार्ड नंबर 15 से भामा राजपूत, वार्ड नंबर 16 से शीला देवी, वार्ड नंबर 17 से जितेंद्र यादव, वार्ड नंबर 18 समर्थ यादव, वार्ड नंबर 19 से सचिन यादव, वार्ड नंबर 20 से विकास यादव, वार्ड नंबर 21 से हेमलता राणा, वार्ड नंबर 22 से देवेंद्र लोधी, वार्ड नंबर 23 से कालीचरण बाबा ने अपनी जीत दर्ज कराई। सभी प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रमाण पत्र दिया गया। बाद में सभी प्रत्याशियों ने कहा कि क्षेत्र में पहली प्राथमिकता विकास करना है। साथ ही जिस तरह से क्षेत्र के लोगों ने भरोसा जताया है उस तरह से उसके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर रहूंगा। जनता ने हमें जनपद कासगंज में वार्ड नंबर 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो आशीर्वाद दिया और हम चुनाव देते हैं, तो निश्चित रूप से हम जनता के हित के लिए जो भी हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे वो पूरा प्रयास करेंगे। जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 10 से बहुत संघर्ष के साथ जीत हासिल करी है। कितना रात के शाम के 5 बजे घोषित हो चुका था और अब जाके प्रमाण पत्र को मिला है। तो जिस तरह से जनता ने आप पर विश्वास जताया है, जनता के बातों पर कितना खरा उतरेंगे, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी सबसे पहले प्राथमिकता हमें समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार लाना होगा। 2022 में सरकार लाएंगे समाजवादी पार्टी की, और जिस तरीके से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। और जो मैंने वादे अपने क्षेत्र में करे हैं वार्ड नंबर 10 में माननीय कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी के बीच में रखे हैं, उन सब वादों को पूरा करने का संकल्प लूँगा। वार्ड नंबर 19 कितने वोट से जीत हासिल की? जनता के जिस तरह से जनता ने आप पर विश्वास जताया, जनता के बातों पर कितना खरा उतरेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी? जनता ने मुझ पर विश्वास किया है तो जनता के साथ विश्वास के मेरा वायदा है, विकास के नाम पर मैंने वोट दिया है, विकास ही करूंगा। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बुधवार को जिला उपायुक्त यशपाल ने औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को मरीजों के इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में आज जिला उपायुक्त यशपाल ने औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में मरीजों को पूरी सुविधा मिले इसको सुनिश्चित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में हमारे पास जो 100 बेड हैं उनको हम गरीब लोगों जो निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते उनके लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए गए हैं। यहाँ पहले ही 100 बेड थे लेकिन सभी बेड पर ऑक्सीजन नहीं थी। अब नए 100 बेड ऑक्सीजन वाले बना दिए गए हैं। जिले में चल रही ऑक्सीजन और बेड की किल्लत पर बोले कि सभी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। घर पर भी ठीक हो सकते हैं। अगर कोई मरीज़ गंभीर हालत में है तो हम निजी अस्पतालों को भी रेफ़र कर अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। फरीदाबाद में हमारा जो बेड है आज के दिन 100 बेड के आसपास हमारे पास अवेलेबल हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। उन सभी को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया था। और 100 बेड अगर होंगे तो गरीब आदमी जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इतने पैसे नहीं होते उन लोगों को हम यहाँ पर एडमिट करवा सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। इसलिए 100 बेडेड कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर मिले। तो ये सर 100 बेडेड जो हैं ये सिविल हॉस्पिटल में क्रिएट किए जाएंगे सर? यस, बीके हॉस्पिटल का ही पार्ट है वो। ऑलरेडी इनके पास में 100 बेडेड कैपेसिटी है लेकिन उसमें ऑक्सीजन अभी सारे बेड के ऊपर नहीं है, तो उस ऑक्सीजन को ऑगमेंट करने के लिए बात सारी में कर रहे हैं। सर बात करें पूरे ज़िले की तो इस समय पूरे ज़िले में बिल्कुल पैनिक हुआ है। लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं है। सरकारी और के साथ साथ वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी धक्के खा रहे हैं। इसके साथ बात करूँ ग्रेटर नोएडा जो अभी DPS स्कूल है जिसको 200 बेड का बताया गया था, लेकिन 15 से 20 मरीजों की भर्ती के बाद उन्होंने भर्ती देनी बंद कर दी है। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो सब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। पैनिक उनको नहीं क्रिएट करना चाहिए। जहाँ पर भी उनको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सफिशिएंट नंबर में ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास में अवेलेबल हों। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड के ऊपर जो पेशेंट लेंगे उनमें अगर सीरियस होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनके साथ अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनको हम रेफ़र करेंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को सुविधा मिले और बेड्स मिलें। इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कासगंज में प्रधानी का चुनाव जीतकर गांव पहुंचे नवनिर्वाचित बीजेपी प्रत्याशी ने विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दे दिया, जिसके चलते लोगों में खासा आक्रोश है। कासगंज के सदर ब्लॉक इलाके के गांव भिटौना से ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतकर गांव में पहुंचे नवनिर्वाचित युवा बीजेपी प्रत्याशी नेता धीरज कुमार ने दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला सामने आया है, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में खासा आक्रोश ही नहीं बल्कि दो समुदाय के बीच भड़काऊ बयान से बवाल की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि भिटौना ग्राम पंचायत से मोदी टीम सपोर्टर धीरज कुमार ने ग्राम प्रधान पद पर जीत हासिल की है। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद खुशी से गदगद धीरज कुमार ने जिला प्रशासन के खिलाफ ही विवादित बयान नहीं दिया, बल्कि पंचायत के ही मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ शांत प्रिय फिजा को भड़काने का बड़ा बयान दे दिया। धीरज कुमार ने ये भड़काऊ बयान जीत के जश्न कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया। कहा कि पुलिस प्रशासन मेरे आगे कुछ नहीं होता है, बल्कि एक समुदाय पर बयान देते हुए कहा कि बड़ी दाढ़ी वाले लोग कहते आए थे कि कब्रिस्तान पर केस चल रहा है, चलने दो, मैं उस कब्रिस्तान पर मंदिर बनवा कर दिखाऊंगा। बल्कि नए प्रधान यही नहीं शांत हुए, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि पुलिस गई भाड़ में, केस गया भाड़ में, माता का मंदिर जरूर बनेगा। भिटौना माता मंदिर में जो लोग कहते चले आए थे कि ये इस माता पर केस चल रहा है, इस माता की बाउंड्री नहीं होगी, कहते आए थे गाड़ी वाले लोग। मैं उन सभी से किसी के माई के लाल में सहागत हो तो मुझे अब वो मंदिर बनवाने से रोक सके तो रोक ले कोई नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कोर्ट में केस चल रहा है माता मंदिर का, केस चलने दो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मंदिर बना के दिखाऊंगा। केस गया भाड़ में, पुलिस गई भाड़ में, माता का मंदिर बनेगा ना बनेगा। कोई भी समस्या हो तो मुझे बिल्कुल दिल खोल कर बताएं। मैं अपने घर वालों के सहयोग से नहीं चलूंगा। आपकी मीटिंग होगी, आप मीटिंग करोगे, आप ये कहोगे कि धीरज ये करना है तो कोई होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल, जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। और महंगाई तो चली रही, महंगाई से तो परेशान है ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर, सब्जी बेच के बच्चा निकाल लें। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।